गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इस दिनों कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि दैट व्हाट वाज आवर इंडियन इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। जब हमारी इंडिया इंडिपेंडेंस नहीं हुआ था उसके टाइम तक हमारी कैसी इकोनॉमी थी। ठीक है, तो हम उसी चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं, फर्स्ट चैप्टर को। एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ टॉपिक विच इज़ द एग्रीकल्चर सेक्टर इन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, इन अर्लियर क्लास स्टूडेंट यू कुड रिमाइंडेड दैट वी हैड डिस्कस्ड अबाउट इट कि हाउ वाज अवर एग्रीकल्चर सेक्टर एंड हाउ वाज अवर इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड व्हाट वर द इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिशर्स ऑन आर दीज बोथ सेक्टर्स। सो आज अपन देखते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर पे स्पेसिफिकली क्या इफेक्ट पड़ा था जब इंडिपेंडेंट हुआ इंडिया। तो द फर्स्ट ड्रॉबैक वॉज दैट कि डिफेक्टिव मीन्स ऑफ प्रोडक्शन मीन्स कि हमारी कंट्री एज यू नो कि हमारी कंट्री जो है उसके अंदर मोर देन 70% ऑफ पॉपुलेशन जो होता है इट फुल्ली डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। वो पूरी की पूरी तरीके से काय पे डिपेंडेंट थी, एग्रीकल्चर पे। सो वी हैव टू मेक अ स्ट्रॉन्ग बेस ना। हम अर्लियर हमने देखा ही है कि हमने जो इकोनॉमी के अंदर होता है वो स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए एग्रीकल्चर का। तो जैसे अगर हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर स्ट्रांग होगा देन वी वुड हैव लार्ज क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन। अगर हमारा प्रोडक्शन ज़्यादा होगा सो दैट वी कैन फुलफिल आवर नीड ऑल्सो एज वेल एज ऑफ एक्सपोर्ट ऑल्सो। ठीक है, हम हमारी नीड के साथ साथ एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे। बट ड्यू टू द दैट पर्टिकुलर एरा, उस एरा के अंदर कुछ रीजंस चल रहे थे। सो हमारा एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन हो रहा था इट वाज नॉट ऑफ दैट लेवल, हमारा उस लेवल पे नहीं हो रहा था। देयर वर डिफेक्टिव मीन्स। अब यू नो कि मीन्स मतलब क्या होता है, मीन्स रिसोर्सेज। यहाँ पे जो हम मीन्स की बात कर रहे हैं these are related to resources means whatever the resources used by our farmers was not efficient enough, वो इतने अच्छे नहीं थे। मीन्स ऑल दी फर्टिलाइजर्स, जो भी हमको फर्टिलाइजर्स की रिक्वायरमेंट थी, जो भी पेस्टिसाइड्स रिक्वायर्ड थे, दे वर नॉट गुड इनफ सो दैट हम उस लेवल का प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे थे। इट वॉज द ड्रॉबैक ऑफ आवर एग्रीकल्चर सेक्टर। ये सबसे बड़ा हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर का ड्रॉबैक था, या उस टाइम के अंदर सबसे बड़ी डिफिशियंसी थी हमारी इंडियन इकोनॉमी के डेवलपमेंट के केस में। नेक्स्ट इज दैट अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, यू नो कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, यू नो कि जैसा हम अर्लियर डिस्कस कर चुके दैट मोर देन 70% ऑफ आवर पॉपुलेशन वॉज फुल्ली डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। So there was the problem of there was an employment, there was reduced in employment opportunity। हमारी जो employment की opportunity थी वो क्या होते जा रही थी, रिड्यूस रहती, जस्ट बिकॉज द पीपल वर नॉट लिटरेट टू मच मीन्स एजुकेटेड टू मच। लोग ज़्यादा एजुकेटेड नहीं थे, तो इसके लिए दे हैव टू इन्वॉल्व इन ओनली agriculture sector work. So that was the drawback, that the problem of unemployment is going on increasing. That was the drawback. Next is that land productive and labor productivity. Land productivity means कि that your land should be capable enough to make a production of your requirement। ठीक है, आपकी लैंड जो होती है वो इतना केपेबल होनी चाहिए दैट वो आपकी प्रोडक्शन की जो नीड है उसको सेटिस्फाई कर पाए। सो ड्यू टू लेस फर्टिलाइजर या फिर नॉट रिक्वायर्ड फर्टिलाइजर और इक्विपमेंट्स आवर लैंड्स प्रोडक्टिविटी वॉज डिक्रीजिंग। साइमल्टेनियसली लेबर्स ऑल्सो हैव अ लेस प्रोडक्टिविटी। लेबर्स की भी प्रोडक्टिविटी जो थी वो क्या होते जा रही थी, डिक्रीज होती जा रही थी। इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट 1947 टू 48 के टाइम की बात करती हूँ तो देन फूड ग्रेन प्रोडक्शन वॉज ओनली 508 लाख टन्स, उतना ही प्रोडक्शन हमारा हो पा रहा था। नेक्स्ट ड्रॉबैक इज दैट द लैंड रेवेन्यू सिस्टम। डू नो लैंड रेवेन्यू सिस्टम क्या होता है? रेवेन्यू मीन्स सोर्स ऑफ अर्निंग, रेवेन्यू मीन्स सोर्स ऑफ अर्निंग। तो वॉट एवर द सोर्स ऑफ अर्निंग वॉज जनरेट बाई द गवर्नमेंट फ्रॉम द लैंड would be known as land revenue system. So in India at that time the land revenue system were distributed in three ways. We can say there was zamindari system, महलवारी system और रेवतवारी system. But in that case the farmers had been exploited too much. farmers जो थे हमारे उनका बहुत ज़्यादा exploitation हो रहा था। दे वर प्रोड्यूसिंग एट लार्ज क्वान्टिटी, वो लार्ज क्वान्टिटी में प्रोड्यूस तो कर रहे थे बट द इफेक्ट वॉज दैट कि दे हैव टू पे हैवी टैक्स टू दी गवर्नमेंट्स। ओके, उन्हें ब्रिटिशर्स को हैवी टैक्स पे करना पड़ रहा था। तो दैट्स वाई वहाँ पे जो हमारा लैंड रेवेन्यू सिस्टम था वॉज नॉट वी कैन से कि स्ट्रॉन्ग इनफ नहीं था। सो दैट हमारा लैंड रेवेन्यू सिस्टम सबसे बड़ा ड्रॉबैक था इन केस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। तो इसलिए हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो अच्छे से वर्क नहीं कर पा रहा था। एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस विथ लैंड रेवेन्यू सिस्टम के अंदर ये जो तीनों पॉइंट्स है, ज़मींदारी सिस्टम, महलवारी सिस्टम एंड रैयतवारी सिस्टम, वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन देम इंडिविजुअली। अब अपन इंडिविजुअली उन्हें एक्सप्लेन करते हैं। लेट्स डिस्कस दी ज़मींदारी सिस्टम। यू नो ज़मींदारी सिस्टम क्या होता है? तो वेरी फर्स्ट जो लैंड होता है ना उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? ज़मीन बोलते हैं ना। तो ज़मींदार मीन्स दी ओनर ऑफ दी लैंड या फिर वी कैन से द होल्डर ऑफ दी लैंड।
जो भी लैंड का होल्डर होता है उसको ज़मींदार बोलते हैं। तो ब्रॉडली वी हैव टू से दैट ज़मींदार्स वर दी ओनर ऑफ द लैंड, वो लोग लैंड के ओनर होते थे, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज़ दैट कि ज़मींदार सिस्टम वॉज प्रिवेल्ड इन बंगाल, बिहार, यूपी, एमपी, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एक्सेट्रा। वहाँ के रीजन्स में इंडिया में ज़मींदारी सिस्टम वॉज प्रिवेलिंग, ठीक है। व्हाट इज़ टू बी हेल्ड इन ज़मींदारी सिस्टम, वी हैव टू डिस्कस दैट पॉइंट ऑल्सो। अब अपन पढ़ते कि ज़मींदारी सिस्टम में क्या क्या चीज़ें थी। तो देयर वॉज अ पर्सन हु वॉज द ज़मींदार ऑफ द लैंड, एक इंसान होता था जो क्या होता था, ज़मींदार होता था, ठीक है, मीन्स द ओनर ऑफ द लैंड। अब उसके पास तो बहुत सारी लैंड होती थी, ठीक है। तो और उसके पास जो भी लैंड होती थी ना, ही यूज टू गिव इट टू द पीजेंट्स, ठीक है, मीन्स द अदर पर्सन फॉर फार्मर्स टू डू अ प्रोडक्शन वर्क। वो कल्टीवेशन के लिए, प्रोडक्शन के लिए वो ज़मींदार जो है वो लैंड को दे देता था। सो नाउ व्हाट हैव टू डू, अब ज़मींदार जो है वो क्या करता था, ही एक्ट एज अ मिडिल मैन। वो क्या करता था, ज़मींदार मिडिल मैन का वर्क रोल प्ले करता था। यहाँ पे जस्ट अज्यूम हमारी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट इम्पोजेस टैक्स ऑन लैंड रेवेन्यू, लैंड, ठीक है, वो लैंड के ऊपर टैक्स इम्पोज करती थी, या फिर दे हैव टू कलेक्ट रेवेन्यू फ्रॉम दैट पर्टिकुलर लैंड फॉर कल्टीवेशन पर्पस। जो भी कल्टीवेशन होता था उसके अंदर से गवर्नमेंट को क्या लेना पड़ता था, रेंट लेना पड़ता था। तो ज़मींदार वर द मिडिल मैन बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द प्रोड्यूसर्स, जो दोनों के बीच में मिडिल मैन का रोल प्ले करते थे वो ज़मींदार होते थे। दे यूज टू कलेक्ट हाई अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट या हाई अमाउंट ऑफ टैक्सेस फ्रॉम दी पीजेंट बट पे टू दी गवर्नमेंट एट लेस वैल्यू, ठीक है। तो वहाँ पे यही होता था कि दैट पीजेंट्स हैड बीन एक्सप्लॉइटेड। वहाँ पे जो भी फार्मर्स होते थे, जो भी कल्टीवेटर्स होते थे, उनका क्या होता था, कंटिन्यूसली एक्सप्लॉइटेशन होता था, जस्ट बिकॉज दे वर दी कमीशन एजेंट। वो एक तरीके से कमीशन एजेंट या मिडिल मैन का रोल प्ले करते थे। आई होप यू गॉट इट, आपको समझ में आ गया होगा कि दैट देयर वर 3 पार्टीज, वन इज गवर्नमेंट, नेक्स्ट इज जमींदार एंड थर्ड वन इज कल्टीवेटर। कल्टीवेटर हैव टू पे अमाउंट टू दी जमींदार एंड जमींदार इज गोइंग टू गिव द अमाउंट टू दी government. As the zamindar was a middleman, so they have to collect, या फिर they were just collecting high amount from the cultivator but pay less amount to the government. So they were the manipulator, we can say, है ना, हम ये बोल सकते हैं कि वो manipulator थे एक तरीके से। ओके, तो अब ब्रॉडली अपन डिस्कस करते हैं दैट व्हाट आर द फीचर्स ऑफ जमींदारी सिस्टम। तो वन ऑफ द फीचर इज दैट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कल्टीवेटर्स, मीन्स कल्टीवेटर वर एक्सप्लॉयटेड। एज यू कैन सी हियर, हमने जैसा कि यहाँ पे देख रखा है कि कल्टीवेटर से कंटिन्यूसली क्या होता था, एक्सप्लॉयटेशन होता था। नेक्स्ट इज दैट जमींदार वर दी ओनर, जमींदार जो होते थे वो क्या होते थे, दे वर दी ओनर ऑफ द लैंड, मीन्स द लैंड होल्डिंग वुड बी इन द हैंड्स ऑफ जमींदार ओनली। थर्ड पॉइंट इज दैट दे हैव अ राइट इन शेयरिंग ऑफ द प्रोड्यूस ऑफ द लैंड। सीधी सी बात है, जस्ट अज्यूम आपके पास कोई लैंड है, आपने किसी को थोड़े दिन के लिए दे दिए कि चलो आप रह लो, मीन्स यू वुड बी द ओनर ना, बट अल्टीमेटली यू हैव टू शेयर समथिंग, आप शेयर करते हो। तो यही केस हो रहा था जमींदारी सिस्टम में, दैट जमींदार हैव टू, या फिर जमींदार वर जस्ट शेयरिंग सम प्रोडक्शन, ठीक है, जो भी प्रोड्यूस होता था, गुड्स प्रोड्यूस होते थे, दे हैव राइट ओवर दैट पर्टिकुलर प्रोडक्शन ऑल्सो एंड दे आर जस्ट अर्निंग मनी ऑल्सो। तो उनका तो डबल बेनिफिट हो जाता था। तो दीज वर द रीज़न कि ज़मींदारी सिस्टम जो है उसने लैंड का, हमारा जो कल्टीवेशन था या लैंड का या एग्रीकल्चर सेक्टर था, उसको वीक करने में सबसे बड़ा रोल प्ले किया था। नेक्स्ट अब अपन पढ़ते हैं महलवारी सिस्टम के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, तो लेट्स डिस्कस महलवारी सिस्टम। तो महलवारी सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय विलियम बेंटिंग इन आगरा एंड आंध्र प्रदेश, ठीक है। इसको स्टार्टिंग किसने की थी, विलियम बेंटिंग ने। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बचा हमारे पास। नेक्स्ट इज ये जो सिस्टम प्रिवेल हुआ था वो आगरा में हुआ था, आंध्र प्रदेश में हुआ था, और फिर बाद में फर्दर पंजाब और अदर स्टेट्स के अंदर भी प्रिवेल होना स्टार्ट हो गया था। अब ये सिस्टम में क्या होता था, तो इन द सिस्टम द होल विलेज वॉज अ यूनिट ऑफ लैंड ओनरशिप, मतलब एक पूरा के पूरा विलेज, ठीक है। पहले हमने पढ़ा कि ज़मींदारी सिस्टम में पार्ट्स होते थे, बट हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट अ होल विलेज, मतलब कि पूरी की पूरी एक क्या होती थी, विलेज होती थी। इट वॉज नोन एज द यूनिट, उसको अपन क्या बोलते थे, यूनिट बोलते थे। द हेडमैन कलेक्ट द रेवेन्यू ऑन बिहाफ ऑफ द होल विलेज, पूरी की पूरी जो भी विलेज थी उसके अंदर से जो भी रेवेन्यू जनरेट होता था, वॉट एवर द रेवेन्यू जनरेटेड बाय दैट पर्टिकुलर विलेज, इट इज़ टू बी कलेक्टेड बाय द हेडमैन ऑफ द विलेज। एक हमने हेडमैन को अपॉइंट कर दिया दैट दे हैव टू कलेक्ट दैट पर्टिकुलर रेवेन्यू ऑन बिहाफ ऑफ द होल विलेज। द विलेज इज नोन एज द महल, उस पूरी विलेज को अपन क्या बोलते थे, महल। महलवारी सिस्टम मीन्स द होल विलेज वुड बी नोन एज महल एंड हेडमैन इज गोइंग टू कलेक्ट होल रेवेन्यू, ठीक है, फ्रॉम द पीजेंट हु हैड कॉन्ट्रीब्यूटेड रेवेन्यू टू रेस्पेक्टिव होल्डिंग। तो जो भी हमारी होल्डिंग्स थी उसके अकॉर्डिंग पीजेंट्स पे कर देते थे। जस्ट अज्यूम यहाँ पे ए फार्मर है, उसने अपने अकॉर्डिंग रेंट पे कर दिया हेडमैन को, फिर बी ने पे कर दिया, सी ने पे कर दिया, मीन्स देयर वॉज अ डायरेक्ट रिलेशन
वहाँ पे कोई बीच में मिडिल मैन नहीं थे. सो इट वॉज अ गुड सिस्टम. आई होप से कि ये थोड़ा सा ठीक सिस्टम या थोड़ा सा गुड सिस्टम था. बट दैट वॉज ऑल्सो अ सिस्टम विच वॉज प्रिवेलिंग इन अ स्टेट्स, कि कुछ स्टेट्स में ये सिस्टम भी प्रिवेल हो रहा था एट दैट पर्टिकुलर या सेम टाइम. ओके, तो ये सेकेंड सिस्टम था, बहुत ही सिंपल था, इसमें कोई मैनिपुलेशन एक्सप्लिटेशन नहीं था. नाउ वी आर डिस्कसिंग द थर्ड सिस्टम. जो थर्ड सिस्टम था रेवतवारी सिस्टम, अब अपन उसको एक्सप्लेन करते हैं. ओके, तो हमारा रेवतवारी सिस्टम जो है वो ये बोलता है दैट इन केस ऑफ रेवतवारी सिस्टम द इंडिविजुअल कल्टिवेटर्स वर नोन एज द रेवत. सबसे पहली चीज़, देयर वर सम इंडिविजुअल कल्टिवेटर्स. मीन्स आपके पास एक लैंड है तो आप उसके ऊपर फर्दर कल्टिवेशन करोगे, किसी और पार्टी के पास लैंड है तो वो अपना कल्टिवेशन करेंगे. मीन्स देयर वर इंडिविजुअल कल्टिवेटर. मीन देयर वॉज नो रोल ऑफ एनी टाइप ऑफ मिडिल मैन. कोई मिडिल मैन का रोल प्ले नहीं करता था. सो दे वर द कल्टिवेटर एंड दे हैव द ओनरशिप विद दैट पर्टिकुलर फैमिली बिलोंग टू ओनली. मीन्स यहाँ पे ए फैमिली रहती है, जस्ट अज्यूम यहाँ पे बी फैमिली, यहाँ पे सी फैमिली, जस्ट वी आर टॉकिंग अबाउट अ विलेज. तो उसके अंदर जितने भी मेंबर्स होते हैं, ठीक है, हुएवर दी ओनर ऑफ दैट पर्टिकुलर लैंड, ठीक है, दे हैव दी ओनरशिप विद दैम ओनली. उनके खुद के पास ही ओनरशिप होती थी. एंड दे वर नोन एज द रेवत. जैसे ए रेवत है, बी रेवत है, सी रेवत है, ठीक है. एंड दे हैव टू पे दी revenue, whatever revenue had been generated by them, they have to pay it to the state government. Means state, they have to pay the whole amount to the state. उनको सारा का सारा अमाउंट किसको पे कर देना पड़ता था? स्टेट को पे कर देना पड़ता था. मीन्स डायरेक्ट कल्टिवेशन वॉज डन बाई द कल्टिवेटर्स एंड दे हैव टू पे द होल अमाउंट डायरेक्टली टू द स्टेट. मीन्स देयर वर नो मैनिपुलेशन, देयर वॉज नो हेडमैन, देयर वॉज नो मिडल मैन. So it was a transparent system. We can say means there was a transparency in work. You know what is the transparency means? ट्रांसपेरेंसी मीन्स होता है कि कोई भी मैनिपुलेशन, ये मीन्स एवरीथिंग इज क्लियर टू यू. मीन्स वट एवर द कल्टिवेशन डन बाय ए, बी और सी, इट इज़ टू बी पेड बाय वट एवर कल्टिवेशन हैड बीन डन बाय ए, बी और सी, they have to present it to the government and government is directly collecting the revenue. Means there were no manipulation in that particular thing na. So it was a good system. We can see कि रेवतवारी system में every cultivator have their own ownership and they are known as the rewat and they have to directly pay amount to the that particular state and amount of that particular revenue was also fixed by the state जो होता है वो amount भी fix कर देता था. सो वी कैन से दैट इट वॉज अ गुड सिस्टम. ये एक तरीके से हमारा गुड सिस्टम या अच्छा सिस्टम था जिसके अंदर हमने क्या करा कि रेवतवारी सिस्टम को फॉलो किया और हमारा कल्टीवेशन वर्क किया. ओके स्टूडेंट, आज का टॉपिक में हमने ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की. अब कल अपन पढ़ेंगे या नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा था. ओके, थैंक यू.